हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक किया था, तो हमने किया था फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के रैंडम कंसंट्रेशंस पे टाइम कैसे निकालते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है जी, कि कुछ रैंडम परसेंटेज अगर रिएक्शन की कंप्लीट हो चुकी है तो उस टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब हमने देख लिया था। इंटीग्रेटेड रेट लॉस देख लिए थे, उनके डायग्राम्स देख लिए थे। ठीक है जी, यानी कि हमारा कंसंट्रेशन पे का जो इफेक्ट होता है रेट पे, वो ओवरऑल कंप्लीट हो गया था। रेट कांस्टेंट और रेट पे जो भी इफेक्ट होता है कंसंट्रेशन का, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है जी, आज हम क्या देखेंगे, तो आज हम देखेंगे, पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है जी, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है किस चीज पे, तो रेट कांस्टेंट पे। ठीक है जी, या बेसिकली इनडायरेक्टली कहें तो रेट पे। ठीक है जी, क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट तो अपने आप बढ़ेगा। अच्छा, तो बेसिकली रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ये जानेंगे। इसके लिए हम एक इक्वेशन जानेंगे जिसका नाम है अर्हेनियस इक्वेशन। पर उस सभी से पहले हम जो जानने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसका नाम है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक अलग ऑर्डर, एक नया ऑर्डर जो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के अलावा आपको पढ़ना है। सेकंड ऑर्डर आपको नहीं, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको नहीं पढ़ना है। वो भी वैसे नॉर्मल ही है। आप जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही उसको भी प्लॉट कर सकते हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको अभी नहीं देखेंगे। ठीक है जी, अच्छा, हम आज जो जानने वाले हैं वो क्या है, उसका नाम है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है जी, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है आइए देखते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है जी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि विच आर नॉट एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर, जो असल में तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, बट बिहेव्स लाइक देम, बिहेव्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर। जो होते तो नहीं है फर्स्ट ऑर्डर, बट बिहेव करते हैं किसकी तरह, फर्स्ट ऑर्डर की तरह। ये इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर ना हो बट बिहेव करे फर्स्ट ऑर्डर की तरह, तो आइए देखते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, किसी को वाटर डाल के, किसी भी कंपाउंड को वाटर डाल के क्या करना, डिसोशिएट करना। फॉर एग्जांपल यहां पे हमें क्या लेना है, इथाइल एसीटेट, CH3COO C2H5, ये होता है हमारा इथाइल एसीटेट। प्लस हम क्या डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद होती है रिएक्शन। ये इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं ताकि इसको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं। क्या बना लेगा ये बना लेगा एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल। ठीक है जी, एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल ये बना लेगा हमारे पास। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, तो इस रिएक्शन के लिए यूजुअली जो नॉर्मली रेट लॉ लिखा जाता है, वो रेट लॉ कुछ इस तरह से होता है। रेट लॉ इज इक्वल टू, या सॉरी रेट लॉ लिख रहा हूं, रेट इज इक्वल टू K इंटू CH3COO C2H5 रेज टू पावर 1, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर होता है 1, और H2O रेज टू पावर 1। ठीक है जी, H2O रेज टू पावर 1। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है पूरी रिएक्शन में। ठीक है जी,
जब मान लीजिए इस रिएक्शन में, मान के लीजिए इस रिएक्शन में होता ही है, इस रिएक्शन में हम इसको काफ़ी कम और इसको ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है जी। वाटर क्योंकि हमारे पास क्या है, बहुत सारी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, तो हम क्या करते हैं कई बार कि इसको बहुत कम, मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 है, वहां पर 0.01 मोलर मैंने ले लिया इथाइल एसीटेट, और वाटर ले लेते हैं कुछ बहुत सारा फॉर, मान लीजिए 10 मोल, ठीक है जी। ये 0.01 मोल और ये है 10 मोल, ठीक है जी। ये कुछ नहीं बना होगा और ये कुछ नहीं बना होगा क्योंकि टाइम 0 है, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। ये है, ये और ये, ठीक है जी। जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, बेसिकली कहें कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जब पूरा यानी कि ये जो रिएक्टेंट है ये रिएक्ट कर जाएगा, तब देखिए क्या सीन होगा। तो ये बिल्कुल 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, पूरा रिएक्ट कर गया होगा। अब जितना ये रिएक्ट किया होगा उतना ये रिएक्ट किया होगा, यानी कि 9.99 बच रहा होगा। ये कितना बना होगा 0.01 और ये बना होगा 0.01। अब क्या होता है कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन किस चीज का है, सॉरी, जो कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट है, वो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत बहुत छोटी है, ठीक है जी। बहुत क्या है, छोटी है। कहने का मतलब क्या है कि वाटर की कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या है, बहुत माइनर है, बहुत माइनर, 10 से 9.99 हो गया। तो हम क्या मान के चलते हैं इस तरह के केसेस में कि जो H2O है ना, H2O वो कांस्टेंट ही रहा ऑल ओवर द रिएक्शन, कि रिएक्शन पूरी हुई तब तक H2O लगभग क्या रहा, कांस्टेंट, क्योंकि इसमें चेंज क्या आया, बहुत ही कम आया। देखिए 10 से 9.99, यानी कि बहुत ही कम चेंज आया, बहुत माइनर चेंज है इसके अंदर, ठीक है जी। ये तो 0.01 से 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया, ठीक है, वो बन गया, ठीक है जी। ये था ही, ये पहले बहुत कम था, अब बचा ही नहीं है, ये था ही नहीं, अब ये भी थोड़े थोड़े बन गए हैं। तो इनके कंसंट्रेशन में तो कुछ चेंज है जो दिख रहा है, वाटर की कंसंट्रेशन में लगभग कोई चेंज नहीं है, 10 और यहाँ 9.99, तो लगभग बराबर है, ठीक है जी। तो लगभग बराबर होने की वजह से हम क्या कह देते हैं, तो कि H2O की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो इसकी कंसंट्रेशन का रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या बहुत बहुत माइनर इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम क्या कंसीडरेशन में नहीं लेते। और अगर कंसीडरेशन में नहीं लेते तो जो एक्चुअल रेट लॉ इसके लिए इफेक्टिव रेट लॉ हो जाता है, वो क्या हो जाता है, इफेक्टिव रेट लॉ हमारे पास क्या हो जाता है कि रेट इज इक्वल टू K इंटू CH3COO C2H5 रेज टू पावर 1, और यहाँ पे K हो जाता है, K क्या हो जाता है, तो K हो जाता है रेट कांस्टेंट KR इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O रेज टू पावर 1, दैट इज कांस्टेंट। इसलिए उसको क्या कांस्टेंट में शामिल कर देते हैं हम लोग, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसलिए इसके और इसके मल्टीप्लाई कर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मैं KR लिख रहा हूँ, ठीक है जी, इसको KR लिख रहा हूँ, और इसलिए हम K को क्या करते हैं, K क्या लिख देते हैं, K क्या हो जाता है कि रेट कांस्टेंट और H2O की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हो जाता है हमारे पास। तो इस तरह से क्या होती है ये रिएक्शन मेनली या यूजुअली किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, सिर्फ इथाइल एसीटेट की, और उसकी भी पावर 1 पे डिपेंड करती है। इसलिए ऑर्डर क्या हो जाता है, एक्ट किस तरह करती है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह। असल में ऑर्डर कितना है, तो असल में ऑर्डर देखेंगे तो कितना है, यहाँ पे देखिए असल में ऑर्डर तो है 2, पर एक्ट किसकी तरह करता है, ऑर्डर 1 की तरह। इसलिए इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है पर बिहेव करती है फर्स्ट ऑर्डर की तरह, ठीक है जी। तो इतना देख लीजिए, H2O की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई थी, इसलिए हमने रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट बना दिया, जिसको हमने K नाम दिया, या आपको इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है जी। इस वाले K को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो भी आपका मन करे। नया कांस्टेंट है जो कि रेट कांस्टेंट को H2O की कंसंट्रेशन जो कि कांस्टेंट थी उससे मल्टीप्लाई करने पे आया है, ठीक है जी। तो इस तरह से एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लगती है, और उसे हम बोल देते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है जी। तो इतना देख लीजिए, इसको मिटाते हैं, इतना देख लीजिए और चलते हैं आगे। अब चलिए हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट।
ठीक है जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। ये क्या होता है? तो बेसिकली ये क्या होता है, हमें इसके बारे में एक बात पता है कि विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, डबल, रेट बिकम्स डबल। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट हमें पता है कि रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, तो ये तो हमें पता था, ये क्या है, ये तो हमें पता लगा लगभग कुछ तरह से, कुछ क्वालिटेटिव, कि लगभग भाई 10 डिग्री राइज करेंगे तो 2x हो जाएगा। एक्चुअली पर डिग्री राइज करने से कितना चेंज होगा, ये बात हमें पता करनी थी। ठीक है जी, क्वांटिटेटिवली हमें पता करना था कि कितना राइज होगा। तो ये पता करने के लिए दो साइंटिस्ट्स ने मिलके, या मिलके नहीं, उसके बारे में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको भी बताएंगे। पर पहले ये देख लेते हैं ये क्या है। दो साइंटिस्ट ने मिलके एक थ्योरी को प्रपोज किया जिसको बोला अर्हीनियस थ्योरी। अर्हीनियस थ्योरी, ठीक है जी। अर्हीनियस थ्योरी देने वाले लोग थे दो, एक थे J.H. वॉन्टहॉफ और दूसरे थे अर्हीनियस। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि जो वॉन्टहॉफ थे, इनने क्या किया, इनने थ्योरी को सबसे पहले दिया था। इनने सबसे पहले क्या किया था, प्रपोज किया था थ्योरी को, प्रपोज्ड द थ्योरी। कैसे? तो थ्योरेटिकली, ऑन पेपर, थ्योरेटिकली इनने प्रपोज किया था। अर्हीनियस ने क्या किया, तो अर्हीनियस ने उसी थ्योरी का क्या दिया था, मैथमेटिकल प्रूफ। मैथमेटिकल प्रूफ। अब एक बात सोचिए, दोनों लोग अलग अलग जगह के थे। ये कहां के थे, तो ये डच थे, डच यानी नीदरलैंड्स के थे। और अर्हीनियस कहां के थे, तो अर्हीनियस स्वीडिश थे, स्वीडन के थे। ठीक है जी। और दोनों ने लगभग एक साथ ही थ्योरी के बारे में जाना, थ्योरी को वो किया, डिस्कवर किया बेसिकली। इनने थ्योरेटिकली और अर्हीनियस ने मैथमेटिकली। और इनके बीच में इससे क्या हो गया, इससे हो गया डिस्प्यूट, जो कि बहुत लंबा चला। और बाद में ये माना गया कि भाई आधी तुम्हारी और आधी तुम्हारी, कुछ इस तरह से माना गया। बट क्योंकि प्रूफ इसको अर्हीनियस ने दिया था, यानी मैथमेटिकली प्रूव किया था अर्हीनियस ने, इसलिए नाम अर्हीनियस के नाम पे आया। वेंटॉफ के नाम पे नाम नहीं, वेंटॉफ के नाम पे इसको रखा नहीं गया क्योंकि उनने सिर्फ आइडिया दिया था, वो उसको प्रूव नहीं कर पाए थे। ठीक है जी। तो इस तरह से कुछ हुआ था। J.D. वेंटॉफ और अर्हीनियस ने मिलकर एक थ्योरी दी थी जिसको बोला अर्हीनियस थ्योरी। और ये क्या बताती थी, तो ये बताती थी कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर की डिपेंडेंस, रेट कांस्टेंट की डिपेंडेंस किस पे, टेम्परेचर पे। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ये सब ये बताती थी। कैसे बताती थी, तो इसका एक क्या था, इसका फॉर्मूला था K इज इक्वल टू A e रेज टू पावर माइनस EA बाय RT। K इज इक्वल टू A e रेज टू पावर माइनस EA बाय RT, जहां पे आपको पता है K सभी को पता है रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट। ठीक है जी। इसके अलावा ए को बोलते थे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो कि एक कांस्टेंट था। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा क्या था, तो E क्या थी, E थी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी। R सभी को पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T क्या होता है, तो T होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है जी। अच्छा, और इससे क्या पता लगा कि K प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के डायरेक्टली, क्योंकि देखिए नेगेटिव पावर में है। ठीक है जी। और नेगेटिव पावर में है तो उससे क्या होता है कि नेगेटिव पावर में है और फिर नेगेटिव पावर के डिनोमिनेटर में है, तो नेगेटिव का असर को होता है क्या, इनवर्स। और इनवर्स
में भी अगर वो डिनोमिनेटर में है तो वापस इनवर्स, और इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, स्ट्रेट, सीधा हो जाता है। भाई इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है ना, स्ट्रेट सीधा हो जाता है, ठीक है जी। तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या इनवर्सली का इनवर्सली डायरेक्टली हो जाता है, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब आप सोच रहे होंगे कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होता है, इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है जी, ये चीजें कहां से आई, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, क्या होती है इनकी वैल्यूज, ठीक है जी, कैसे इनकी वैल्यूज को डिटरमाइन करते हैं और किस तरह से इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो वो सभी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, आर्हीनियस थ्योरी को या आर्हीनियस इक्वेशन को थोड़ा सा और इलोबरेट करके हम देखने वाले हैं, ठीक है जी। तो तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए PRVV एकेडमी। थैंक यू।